हेलो एवरीवन। तो लास्ट टाइम हमने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बारे में, जैसे कि कई बहुत सारे रूल थे, हमने वन बाय वन सारे रूल के बारे में डिस्कस किया था। रूल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 6 तरह के रूल थे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को आसानी से डिसाइड करने में हमारी हेल्प करते थे कि हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कैसे डिसाइड करते हैं, राइट। उसके साथ हमने कई ढेर सारे एग्जाम्पल भी किए थे। बट आप स्पेशली आज हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की कुछ स्टेबिलिटी प्रॉब्लम करेंगे कि नॉर्मली हमें को ये व्यू पता चल जाए कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को कैसे इनबिल्ड करते हैं, कैसे उसको पहचानते हैं, कौन से कंपाउंड में स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, किस में कम होगी, कौन एग्जिस्ट करेगा, कौन से कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेंगे, उसके बारे में हम वन बाय वन प्रॉब्लम के थ्रू एंड समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि रीजनेटिंग स्ट्रक्चर सीखने के बाद उसकी एप्लीकेशन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो आज हम एक्चुअली एप्लीकेशन के फॉर्म में हम स्टेबिलिटी के प्रॉब्लम करेंगे, तो उससे आपका स्टेबिलिटी का जो प्रॉब्लम है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा, राइट। क्योंकि यहाँ से जनरली क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। और वन बाय वन हम अब प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं। और जिन लोगों ने वो पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो पहले वीडियो देखें, उसके बाद ही ये सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के आपको प्रॉब्लम समझ में आएंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम 1 से। तो आप पहली प्रॉब्लम देखोगे, जैसा कि फर्स्ट में लिखा हुआ है CS2 के ऊपर प्लस लगाया हुआ है OH, और सेकंड इसका RS जो खींचा है उसमें डबल बॉन्ड लगाया हुआ है। पहला रूल बोलता है कि सर नंबर ऑफ पाई बॉन्ड काउंट करना है। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड यहाँ पे कितने हैं, 0 है, बट यहाँ पे कितने हैं, 1 है। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, जिसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज़्यादा होते हैं उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो अगर मैं इसको A नाम देता हूँ और इसको अगर मैं B देता हूँ तो B ग्रेटर देन A, ठीक है, पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन भी वही करना है आपको। आप फर्स्ट स्ट्रक्चर में देखेंगे एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, सेकंड स्ट्रक्चर में देखेंगे आपको यहाँ पे एक पाई बॉन्ड नजर आएगा। अगर मैं इसको A नाम दे दूँ और इसको हम क्या दे दूँ, B दे दूँ, तो इसका जो स्टेबिलिटी आपका आएगा B ग्रेटर देन A। बहुत आसान है, रूल नंबर 1 से आप इजीली सॉल्व कर पा रहे हो उसको। थर्ड भी वही बोलता है कि आपके पास फर्स्ट RS में जो ये वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला स्ट्रक्चर है, उसमें आपके पास एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, लेकिन जो इसका RS खींचा है उसमें आपके पास एक पाई बॉन्ड आ गया, ठीक है। तो एक पाई बॉन्ड यानी कि स्टेबिलिटी को ज़्यादा फॉर्म करेगा, स्टेबिलिटी बढ़ाएगा उसकी। अगर इसको मैं A मानता हूँ और इसको अगर मैं B मानूँ तो B की स्टेबिलिटी हमेशा A से ज़्यादा होगी, ठीक है। सेकंड वन क्वेश्चन क्या है कि रूल नंबर 2 से सॉल्व होगा। चार्ज डिस्पर्सन का सवाल है। एक्चुअली यहाँ पे देखेंगे आप इसका RS बना चुके हो, ऐसे खींच कर ऐसे किया, तो यहाँ पे चार्ज का डिस्पर्सन हो गया, राइट। तो चार्ज का जब भी सेपरेशन हो, डिस्पर्सन होता है, तो वो स्टेबिलिटी को क्या करता है, डिक्रीज करता है। वो भी मैंने आपको बता रखा है, रूल नंबर 2 आप जरूर पढ़िए फिर से। तो ये एक प्रकार का न्यूट्रल एलिमेंट है और ये चार्ज मॉलिक्यूल, ठीक है। और जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है या न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं उनकी स्टेबिलिटी चार्ज वाले से ज़्यादा होती है। अगर मैं इसको A नाम दे दूँ, दैट इज A, और ये वाला को B दूँ, तो A की स्टेबिलिटी यहाँ पे B से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये चीज़ खासा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। एंड फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, देखिए नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत आसान है। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड फर्स्ट RS में, जैसे कि अगर इसको मैं A है ये और ये है B, राइट। तो A वाले कंपाउंड में आप देखेंगे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आपको कितने दिखाई देंगे, 2, एक तो यहाँ पे है और एक यहाँ पे। सेकंड में आप देखेंगे कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड का आपके कहाँ है, केवल एक ही पाई बॉन्ड है, ठीक है। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड से स्टेबिलिटी डिसाइड हो जाएगी। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जितने ज़्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो यानी A की स्टेबिलिटी B से ज़्यादा होगी, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी, बहुत आसान से क्वेश्चन है, ईजिली आप सॉल्व कर सकते हो। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, चार्ज, न्यूट्रल से रूल नंबर 1, रूल नंबर 2 से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट आप यहाँ पे 3 RS देखेंगे एक ही कंपाउंड के, A बना हुआ है, B बना हुआ है, C बना हुआ है, राइट। इन तीनों में आपको स्टेबिलिटी टेंस आउट करना है कि स्टेबिलिटी कैसे जाएगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल काउंट द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, ठीक है। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जिसमें सबसे ज़्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी हमेशा ज़्यादा होगी। अब देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं, 2, यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं, 3। तो यानी B वाले स्ट्रक्चर में मुझे सर एक चीज़ दिखाई दे रहा है कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज़्यादा है, यानी B की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। क्योंकि C में आप देखोगे तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने हैं, 1 एंड 2, ठीक है। तो B की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी A और C से। अब हम A और C में देखेंगे, सर A और C में देखते हैं तो चार्ज का डिस्पर्सन किस में, रूल नंबर 2 लगाएंगे, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाएंगे, राइट। तो रूल नंबर 2 में A वाले स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो जो नंबर ऑफ चार्ज है वो A में कम है, लेकिन जो C वाले है नंबर ऑफ चार्ज ज़्यादा है, यानी चार्ज का डिस्पर्सन बहुत ज़्यादा हो रहा है C में, A में उसके मुकाबले में कम है। तो A की स्टेबिलिटी C से ज़्यादा होगी। ये होगा आपका ऑर्डर, 6 नंबर क्वेश्चन का ऑर्डर जो आपका होगा B ग्रेटर देन A ग्रेटर देन C, राइट। तो ये चीज़ खासा ध्यान रखना, चार्ज इसमें से रूल नंबर 2 से और रूल नंबर 1 से ये सॉल्व हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें दिया हुआ CH2 प्लस एंड CH माइनस एंड Cl माइनस, CH2 माइनस एंड Cl प्लस। रूल नंबर 3 आप लगा सकते हो क्योंकि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड इक्वल है, चार्ज डिस्पर्सन भी सेम है। तो आप क्या करेंगे, ऑक्टेट देखेंगे तो ये सर इस वाले कंपाउंड में पूरे का ऑक्टेट पूरा है, कंप्लीट है। आप चेक कर लीजिए, Cl के भी ऑक्टेट पूरे हैं, यहाँ पे कार्बन के भी ऑक्टेट पूरे हैं। बट यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे Cl का ऑक्टेट पूरा है, लेकिन CH2 प्लस में क्या है, आउटर मोस्ट में 6 ही इलेक्ट्रॉन है। ये मैंने एग्जाम्पल में भी आपको ये चीज़ बता चुका हूँ, ठीक है। तो ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, जिसकी ऑक्टेट इनकम्प्लीट होती है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, कम होती है। तो कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, B ग्रेटर देन A, राइट। नेक्स्ट वन, यहाँ पे आप देखेंगे
कि ये भी एक दूसरे का आरएस बने हुए हैं। आप ये क्वेश्चन रूल नंबर 4 से आसानी से सॉल्व हो सकता है। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आप देखोगे उतने हैं, नंबर ऑफ चार्ज देखोगे उतने हैं। अब कैसे चार्ज को डिसाइड करेंगे सर, चार्ज तो सेम है, तो चार्ज जो माइनस वाला होना चाहिए वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, ये भी मैंने बता रखा हूँ। तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू अ कार्बन, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उस पर माइनस चार्ज ज़्यादा डोमिनेट करता है, तो यहाँ पे तो कार्बन है, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए माइनस चार्ज को कहाँ होना चाहिए, ऑक्सीजन पे, राइट। तो कौन सा स्टेबल आएगा, दैट इज अ बी वाला ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू ए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर में आपको एक तीन तरह के आरएस बना के दिए गए। तो फर्स्ट आप वाली विल काउंट द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। सर पाई बॉन्ड सारे एक ही जैसे हैं, अगर मैं इसको ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ, इसको सी मान लूँ, राइट। तो ए बी सी स्ट्रक्चर में देखेंगे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सब में सेम है, राइट। नंबर ऑफ चार्ज भी सर दो यहाँ पे एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, 1 2 3, यहाँ पे एक प्लस आप लगा सकते हैं, ठीक है, राइट, सॉरी यहाँ पे एक चार्ज छूट गया है माइनस, ठीक है। चार्ज भी काउंट करेंगे तो आपको सब चार्ज एक जैसे लगाई देंगे, ठीक है। तो अब रूल नंबर 4 से ही डिसाइड होता है। रूल नंबर 4 यही बोलता है कि जैसा कि हमने रूल नंबर 8 में लगाया था, रूल नंबर 4 8 में लगाया था और 9 में भी वही रूल लगने वाला है, रूल नंबर 4, कि जो माइनस चार्ज होता है आपका हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव पे डोमिनेट करेगा। तो आप पहले स्ट्रक्चर देखेंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन एंड कार्बन दोनों पे माइनस लगाए, लेकिन बी वाले स्ट्रक्चर में क्या है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है और नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और दोनों पे ही माइनस चार्ज है। अब यहाँ देखेंगे, यहाँ ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज है, यहाँ पे कार्बन पे माइनस चार्ज है, तो एक तो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव यानी कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यानी ओवरऑल चार्ज डोमिनेट कहाँ कर रहा है सर, इस वाले स्ट्रक्चर पे यानी बी वाले पे, क्योंकि दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है, ठीक है। तो इस केस में बी की स्टेबिलिटी बाकी दोनों से ज़्यादा होने वाली है, राइट। अगर मैं मान लो इसको मैं बी देता हूँ, इसको ए, उसको ए दिया, इसको मान लो आप बी देते हो और इसको सी देते हो, राइट। तो बी की स्टेबिलिटी ए और सी से ज़्यादा होगी, ठीक है। अच्छा, अब आगे क्या करते हैं, अब ए और सी में डिसाइड करना है। ए और सी में आप देखोगे कि कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन। ऑक्सीजन डेफिनेटली ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, तो ऑक्सीजन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। बहुत आसानी से एक ही चीज़ें सॉल्व हो गया, क्योंकि कार्बन पे तो माइनस चार्ज आपका दोनों में सेम है, बट अब किससे डिसाइड होगा, नाइट्रोजन दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ऑक्सीजन तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है नाइट्रोजन के कंपेयर में, तो इसलिए अगला जो ऑप्शन आएगा इसका सी और उसके बाद आपका आएगा ए। तो ये आपका ऑर्डर होगा, ठीक है, बी सी ए। तो इस तरह से ही हम रूल नंबर 4 से इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर। यहाँ भी एक दूसरे का आरएस खींचा गया है, सेम रूल लगाएंगे, जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है माइनस चार्ज वही डोमिनेट करता है। आपको पता है कि ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन, राइट। तो बी, अब यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे ए वाला स्ट्रक्चर है, यहाँ पे बी वाला है, तो बी की स्टेबिलिटी हमेशा ए से ज़्यादा होगी। रीज़न वही है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है, तो माइनस चार्ज हमेशा ऑक्सीजन पर डोमिनेट करेगा, नाइट्रोजन पर कम डोमिनेट करेगा, राइट। तो ये था आपका सेकेंड, रूल नंबर 4 से क्वेश्चन जनरली सॉल्व हो गए थे, रूल नंबर 4 एंड रूल नंबर 3। नेक्स्ट वन हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे फिर से, राइट। तो 11 नंबर क्वेश्चन क्या करता है आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर मैंने इसको जस्ट सेकेंड, हाँ अगेन 11 नंबर में अगर आप देखेंगे ए बी सी 3 तरह के आरएस खींचे गए हैं, आरएस बनाया गया है। ए स्ट्रक्चर है, एक को हम अगर बी बोल दें, एक को हम सी बोल दें, राइट। 3 तरह के स्ट्रक्चर डिज़ाइन किए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल सी इन द फर्स्ट स्ट्रक्चर ए में आप देखेंगे कि कोई किसी तरह का आपको इसमें चार्ज नज़र नहीं आएगा। और दूसरा ये सबसे खास बात है कि बी और सी में नंबर ऑफ जो पाई बॉन्ड आपको दिखाई देंगे ना, वो हमेशा क्या होंगे, फर्स्ट स्ट्रक्चर के कंपेयर में कम है। आप देखोगे एक पाई बॉन्ड यहाँ पे है, एक पाई बॉन्ड यहाँ पे है, तो इसमें 2 पाई बॉन्ड है, बाकी स्ट्रक्चर में ऐसा नहीं है। तो ऑलवेज ए इज़ ग्रेटर स्टेबल एज बी एंड सी। अब हम बी और सी के बारे में देखेंगे तो रूल नंबर आप 4 लगाएंगे, क्लोजर एंड आप रूल नंबर 5, ठीक है। तो जो क्लोज चार्ज होंगे ना, जो क्लोज चार्ज होंगे, अपोजिट चार्ज होंगे, वो काफ़ी क्लोजर होने चाहिए। देखिए तो माइनस एंड प्लस बोथ आर विल बी वेरी नियर, तो ये दोनों चार्ज एक दूसरे के काफ़ी करीब है, लेकिन बाकी ये माइनस एंड प्लस ये काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस पे हैं, ठीक है। तो बी की स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, सी से ज़्यादा हो जाएगी। आसान है, ठीक है। रूल नंबर 5 से आप बहुत आसानी से कर सकते थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल 12 नंबर में जाएंगे। तो 12 नंबर में जो पहला स्ट्रक्चर से इसको मैं मान लूँ ए, इसको बी दे देते हैं, इसको सी दे देते हैं एंड इसको डी दे देते हैं, राइट। तो ये स्ट्रक्चर वैसे ही सिंपली जैसे कि आपने 11 नंबर क्वेश्चन में किया था, ए न्यूट्रल है तो ए की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी बाकी सब में। और डी स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखिए, डी में रेजोनेंस की कंडीशन सबसे ज़्यादा है। क्यों, रेजोनेंस का जो पॉसिबल है ना, यहाँ से अगर रेजोनेंस कराएंगे आप, ये यहाँ बॉन्ड जाएगा, ये यहाँ ट्रांजिट हो जाएगा, ये यहाँ ट्रांजिट हो जाएगा, जबकि बी एंड सी में ऐसा पॉसिबल नहीं है। बी वाला स्ट्रक्चर बहुत ही अंडरस्टूड है,
आइसोलेट स्ट्रक्चर है क्योंकि डबल बॉन्ड आपने अल्टरनेट लगाया है और माइनस प्लस को भी आपने आजू बाजू में लगाया है। तो यहाँ पे कॉन्जुगेशन केवल इतना है, ये वाला पार्ट sp3 हाइब्रिडाइज होने की वजह से कॉन्जुगेशन को प्रिवेंट कर दिया, रोक दिया, आगे कॉन्जुगेशन हो ही नहीं रहा, रेजोनेंस हो नहीं रहा। तो इसका मतलब सबसे जो लीस्ट स्टेबल होगा ना वो बी आएगा, यानी ए के बाद जो अगला स्ट्रक्चर आना चाहिए वो डी आना चाहिए, क्योंकि इसमें रेजोनेंस सबसे ज़्यादा हो रहा है और इसमें नंबर ऑफ चार्ज भी कम है। अगर हम सी से कंपेयर करें डी को, तो सी में आप देखेंगे कि माइनस और प्लस नंबर ऑफ चार्ज ज़्यादा है, लेकिन डी में तो चार्ज कम है। तो इसलिए डी की स्टेबिलिटी सी से ज़्यादा होगी और सबसे लीस्ट स्टेबल जो होगा वो आपका होगा बी, यानी स्टेबिलिटी जो आएगी आपका ऑर्डर ये आएगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं। ये वाला मैंने एग्जांपल में बताया था लास्ट रूल नंबर 6 में कि जो प्लस चार्ज होते हैं वो ज़्यादा सराउंडेड होने चाहिए कार्बन एटम से। देखिए ये वाला सेकंड स्ट्रक्चर ज़्यादा सराउंडेड है, यहाँ से भी कार्बन लगे हुए, यहाँ भी कार्बन है, बीच में प्लस चार्ज लगा हुआ है। और इसमें देखेंगे इसमें प्लस चार्ज आपका कहाँ है, टर्मिनल कार्बन पे लगे ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इसमें जो प्लस चार्ज है वो ज़्यादा सराउंडेड है एज कम्पेयर टू फर्स्ट वन स्ट्रक्चर, तो हम हमेशा बी की स्टेबिलिटी ऐसे ज़्यादा होगी। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन में जाएंगे। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया है, जैसे कि नंबर ऑफ पाई बॉन्ड से ही आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट स्ट्रक्चर में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आपके कितने हैं, 3 हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने, 3 है। यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितने, 2। काउंट कैसे करेंगे, 1 2 3। यहाँ पे आप देखेंगे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड 1 एंड 2, दो ही पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो इस केस में क्या है, रूल नंबर 1 से आंसर आ जाएगा। बेंजीन ज़्यादा स्टेबल होगा बाजू वाले चार्ज कंपाउंड से। ठीक है, तो रूल नंबर 1 से ही आप इसको डिसाइड कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड जितना ज़्यादा होता है और उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट वन 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे ये पाई बॉन्ड से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें पाई बॉन्ड एक भी नहीं है, इसमें एक पाई बॉन्ड है, इसकी स्टेबिलिटी हमेशा ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये वाले में इसको अगर हम ए नंबर दे देते हैं, इसको बी दे देते हैं, तो बोथ आर स्ट्रक्चर डिफरेंट। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ी दिखाई दे रही है, आप देखिए ध्यान से, NH3 एंड डबल बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन भी लगे हुए हैं और उसके साथ दो पाई, एक पाई बॉन्ड भी लगा रखा है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हो गए इसके, 5। ठीक है, जो कि ऐसा कभी नाइट्रोजन करता नहीं है, 5 बॉन्ड बनाएगा नहीं। और ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर है वो एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता है, नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। ठीक है, नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो आप स्टेबिलिटी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। रीजन यही कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स बहुत ज़्यादा हो गए नाइट्रोजन के, एक्सपेंशन नहीं होता है नाइट्रोजन में। तो नाइट्रोजन यहाँ 5 तरह के बॉन्ड बनाने लगे, 3 हाइड्रोजन से बनाया है और ये दो एक्स्ट्रा बॉन्ड यहाँ पे भी बाजू में लगे हुए हैं। इसलिए ये स्ट्रक्चर में आप RS कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, इस वाले स्ट्रक्चर में आप RS कंपेयर नहीं कर पाएंगे। 17 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, बहुत आसान है। अगर हम इसको ए नंबर दे दें, इसको हम बी नंबर दे देते हैं, इसको सी दे देते हैं। राइट, तो इन सारे स्ट्रक्चर में आप देख सकते हो ए की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी, बताने की जरूरत नहीं है, कई बार आपको मैं ये चीज़ बता चुका हूँ। ए में एक न्यूट्रल कंपाउंड है बाकी दोनों से। ठीक है, तो न्यूट्रल कंपाउंड चार्ज कंपाउंड से ज़्यादा स्टेबल होता है। राइट, ए सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। बी और सी में आप देखोगे तो बहुत आसान है, बी में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सी से ज़्यादा है, तो इस ऑब्वियस सी बात है कि बी की स्टेबिलिटी सी से ज़्यादा होगी। ठीक है, बहुत आसान था। 18 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप। 18 नंबर क्वेश्चन में एक कॉन्सेप्ट को बताता है रेजोनेंस के। 2 तरह के रेजोनेंस होते हैं एक्चुअली, एक होता है एक्सटेंडेड रेजोनेंस। ठीक है, एक्सटेंडेड रेजोनेंस, एक होता है क्रॉस रेजोनेंस। ठीक है, एक्सटेंडेड रेजोनेंस क्रॉस, और एक्सटेंडेड रेजोनेंस की जो स्टेबिलिटी होती है वो क्रॉस रेजोनेंस से ज़्यादा होती है। ये चीज़ अपने दिमाग में हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, एक्सटेंडेड रेजोनेंस में क्या होता है कि जो डबल बॉन्ड या चार्ज मॉलिक्यूल का जो रेजोनेंस होता है, कॉन्जुगेशन होता है, वो ओनली वन डायरेक्शन होना चाहिए, यानी एक ही तरफ पोलराइजेशन होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का, सेपरेशन नहीं होना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे ना, तो आप अगर इस बॉन्ड को देखेंगे तो ये वाला बॉन्ड इधर घूमेगा और ये वाली चीज़ इधर चली जाएगी, तो ये एक्चुअली अल्टरनेट कॉन्जुगेशन में। लेकिन यहाँ तो कॉन्जुगेशन ही नहीं है, ये डबल बॉन्ड यहाँ गया। अब इसके बाद ना तो कोई चार्ज है, ना तो कोई रेडिकल है, ना ही कोई प्लस चार्ज है, कैटायन, किसी तरह का मतलब यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, यानी रेजोनेंस की कंडीशन इस पर फुलफिल ही नहीं, यानी ये कंपाउंड रेजोनेंस ही नहीं कर रहा है। तो इस कंपाउंड में एटलीस्ट कम से कम कॉन्जुगेशन तो है, तो कॉन्जुगेशन की स्टेबिलिटी नॉर्मल कंपाउंड से ज़्यादा है, यानी कि इसकी स्टेबिलिटी इससे ज़्यादा, हालांकि दोनों नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो लगाएंगे हम, एक्सटेंडेड एंड क्रॉस रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। एक्चुअली इसमें कॉन्जुगेशन हो रहा है, इसमें कॉन्जुगेशन हो ही नहीं रहा, और कॉन्जुगेशन जितना ज़्यादा होता है स्टेबिलिटी उस कंपाउंड की उतनी ज़्यादा होती है। तो ए की स्टेबिलिटी बी से ज़्यादा होगी, हमेशा ये चीज़ याद रखना। स्टैंडर्ड रेजोनेंस क्रॉस, क्रॉस रेजोनेंस का मतलब होता है जैसे कि आप कोई स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं, क्रॉस रेजोनेंस का मतलब ये होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे क्रॉस रेजोनेंस कैसे करते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनाया, दिस वन। ठीक है, ये आपने एक स्ट्रक्चर डिजाइन किया। ठीक है, ये आपने एक स्ट्रक्चर डिजाइन किया, यहाँ पे आपका एक सिंगल ही बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड नहीं है। ठीक है, यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड है आपका। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, अब यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देखिए, ये ओ का लोन पेयर जो है, देखिए यहाँ पे मैं एक डबल बॉन्ड और लगा दे रहा हूँ।
ठीक है, इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर है। तो ये वाला बॉन्ड इसके साथ क्या कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है, ठीक है, और इसका लोन पेयर क्या कर रहा है, इसके साथ रेजोनेंस कर रहा है, यानी ये वाला पार्ट इसके साथ रेजोनेंस कर रहा है, ये वाला पार्ट इसके साथ रेजोनेंस कर रहा है। तो जब रेजोनेंस का एक ही कंपाउंड में अलग अलग तरह से पार्टिसिपेशन प्ले होने, अलग अलग तरह से रोल प्ले होने लगे ना, तो उसको हम क्रॉस रेजोनेंस बोलते हैं। क्रॉस रेजोनेंस अलग अलग तरीके से बॉन्डिंग का रेजोनेंस होता है। अगर आप इस स्ट्रक्चर में ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए यहाँ पे ये वाला बॉन्ड इसके साथ रेजोनेंस कर जाएगा, ये वाला पार्ट इसके साथ रेजोनेंस कर जाएगा, यानी दोनों का सेपरेशन अलग अलग हो रहा है। यानी 50% ये पार्टिसिपेशन अगर प्ले करेगा तो 50% इधर वाला चार्ज पार्टिसिपेशन प्ले करेगा। तो इसको बोलते हैं क्रॉस, यानी आधा पार्ट दूसरे डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर रहा है, आधा पार्ट दूसरे डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर रहा है। अगर हम स्टेबिलिटी इसी कंपाउंड में, अगर हम इस तरह की स्टेबिलिटी की बात करें तो मान लो मैंने एक कंपाउंड ये डिज़ाइन किया और दूसरा कंपाउंड मैंने कुछ ऐसा डिज़ाइन किया, कुछ इस तरह, यहाँ डबल बॉन्ड है। अब इन दोनों में अगर स्टेबिलिटी देखेंगे तो ये क्रॉस रेजोनेंस करता है। ये कैसा रेजोनेंस कर रहा है, क्रॉस रेजोनेंस कर रहा है। क्यों, आधा पार्ट इधर से रेजोनेंस करेगा, आधा पार्ट इधर से रेजोनेंस करेगा। लेकिन ये वाला पार्ट क्या कर रहा है, एक्सटेंडेड है, ये वाला बॉन्ड इधर घूमेगा, ये वाला बॉन्ड इधर घूमेगा, ये वाला बॉन्ड इधर, यानी यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन का या चार्ज का पोलराइजेशन है ओनली वन डायरेक्शन में, तो इसलिए इसकी स्टेबिलिटी सेकंड से फर्स्ट वाले से ज़्यादा होगी। तो ये चीज़ खासा ध्यान रखना होता है। तो इसलिए इसमें 18 नंबर में फर्स्ट की स्टेबिलिटी सेकंड वाले से ज़्यादा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, दो तरह के आरएस बने हुए हैं। फर्स्ट वन, दोनों में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज़्यादा है, ठीक है, यहाँ पे प्लस चार्ज लगा, यहाँ पे वही एक्सटेंडेड है, क्रॉस रेजोनेंस का एग्जांपल है। यहाँ पे देखेंगे ये प्लस चार्ज इसके साथ भी रेजोनेंस कर रहा है, ये इधर से, यानी दोनों पार्ट अलग अलग तरीके से 50-50% रूल प्ले कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये वाला बॉन्ड इधर रेजोनेट करेगा, ये वाला बॉन्ड इधर, तो इसमें एक्सटेंडेड रेजोनेंस हो रहा है, और इसमें क्या हो रहा है, क्रॉस रेजोनेंस हो रहा है। तो एक्सटेंडेड रेजोनेंस ऑलवेज ग्रेटर स्टेबल देन द क्रॉस रेजोनेंस, राइट। यहाँ पे अगर ए है, अगर यहाँ पे ये बी है, तो बी की स्टेबिलिटी हमेशा ए से ज़्यादा होगी। ये चीज़ हमेशा आप खासा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो एक्सटेंडेड और क्रॉस रेजोनेंस का क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, प्लस चार्ज ऑलवेज सराउंडेड बाय द मोर कार्बन एटम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल बी सेलेक्टेड द क्वेश्चन। आसानी से आप रूल नंबर 6 से ये क्वेश्चन को कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए, ये रेजोनेंस भी एक्सटेंडेड और क्रॉस का है। अगर आप ध्यान से देखिए एग्जांपल, तो इसके लोन पेयर होते हैं, दो लोन पेयर होगा यहाँ पे, ये वाला लोन पेयर इधर घूमेगा, ये वाला बॉन्ड इधर घूमेगा, ये वाला बॉन्ड इधर, तो यानी पूरा रेजोनेंस जो हो रहा है वो ओनली वन डायरेक्शन में हो रहा है। सारा चार्ज का पोलराइजेशन हो रहा है वो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन यहाँ पे इसका लोन पेयर इधर गया, ये वाला पार्ट इधर, इसका लोन पेयर इधर गया, ये वाला पार्ट इधर, ठीक है। तो यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है। लेकिन आप दूसरा रेजोनेंस कैसे कर सकते हैं, सेकंड वे इसका ये भी है कि आपका लोन पेयर इधर गया, ये वाला बॉन्ड इधर गया, ये वाला इधर चला गया। लेकिन ये जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है ना, ये इसको बॉन्ड रेजोनेंस को, इस रेजोनेंस को, यहाँ से जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन आएंगे ना, उसको प्रिवेंट कर देगा। क्यों, क्योंकि ये भी तो रेजोनेंस करना चाहेगा इस डबल बॉन्ड के साथ। इसीलिए इस रेजोनेंस के, इस कंपाउंड का जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा वो कम स्टेबल होगा एज दिस वन, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो रेजोनेंस हो रहा है वो एक्सटेंडेड रेजोनेंस हो रहा है, और यहाँ पे जो रेजोनेंस हो रहा है वो क्रॉस रेजोनेंस की तरह बिहेवियर हो रहा है, ठीक है। क्योंकि इसका लोन पेयर इधर से जा रहा है और ये वाला कंपाउंड इसके साथ भी रेजोनेंस कर रहा है। हालांकि रेजोनेंस ज़्यादा हो रहा है, बट यहाँ पे क्रॉस हो रहा है। कौन क्रॉस कर रहा है सर, ये वाला इस रेजोनेंस को प्रिवेंट कर देगा। इसका जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को घूमने से क्या करेगा, प्रिवेंट कर देगा, राइट। तो इसलिए एक्सटेंडेड रेजोनेंस ज़्यादा स्टेबल होगा एज वेल एज क्रॉस रेजोनेंस। ये चीज़ हमेशा ख्याल ध्यान रखिए। तो 21 नंबर में जो स्टेबिलिटी आएगी वो ए की बी से ज़्यादा आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 क्वेश्चन में नंबर ऑफ पाई बॉन्ड फर्स्ट ऑफ ऑल विल कैलकुलेट, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 पाई बॉन्ड यहाँ पे आप देख लीजिए, सब में पाई बॉन्ड बराबर है, ठीक है, कोई बात नहीं। चार्ज डिस्पर्सन आप देख सकते हैं, चार्ज डिस्पर्सन सब में एक ही एक है, माइनस माइनस एंड माइनस, राइट। तो वो भी सही है। ऑक्टेट सबके कंप्लीट है। रूल नंबर 4 पे जाएंगे, माइनस चार्ज ऑलवेज इज मोस्ट स्टेबल एज अ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। उस हिसाब से सर आंसर क्या आना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेबिलिटी ए की आएगी, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर सारे एलिमेंट में दिए हुए सबसे ज़्यादा है। उसके बाद जो आना चाहिए स्टेबिलिटी, वो आनी चाहिए किसकी, उसके बाद जो स्टेबिलिटी आनी चाहिए, वेट अ सेकेंड, यहाँ पे नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आप देखोगे 1 2 3 है, 3 है, लेकिन यहाँ पे जो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है 1 2 3 4 पाई बॉन्ड है। तो इसकी जो स्टेबिलिटी आएगी वो सी की सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट वन, नेगेटिव चार्ज किस पे सबसे ज़्यादा है। अगर हम ए एंड बी में कैलकुलेट करें तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ऑक्सीजन से कम होती है, इसलिए जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा वो ए आएगा, उसके बाद आपका स्टेबिलिटी ऑर्डर आएगा बी, सी ए बी इसका आंसर आएगा, राइट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपको सामने दिखाई गए। 23 नंबर, ठीक है, तो बहुत आसान है। 23 नंबर आप देख सकते हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। अब नंबर ऑफ पाई बॉन्ड से इसको हम चेक कर सकते हैं, ए बी एंड सी। अगर हम बी स्ट्रक्चर को देखें तो बी में एक भी पाई बॉन्ड नहीं है, तो यानी सबसे लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर जो है वो बी होगा। अब हमें कैलकुलेशन करना है ए एंड सी में। मैंने बताया था कि प्लस चार्ज जो होना चाहिए वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में कभी नहीं होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन में कौन है, अगर यहाँ पे देखें यहीं से डिसाइड हो जाएगा कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन प्लस चार्ज को ज़्यादा बियर नहीं कर पाएगा, तो इस केस में नाइट्रोजन की स्टेबिलिटी ऑक्सीजन से ज़्यादा हो जाएगी, तो यानी सी ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा ए से। तो आपका ऑर्डर क्या आ जाएगा, सी ए बी। सेकेंड 24 नंबर में आपको दिखाई दे रहा है, आर एस खींचे गए सबके, ठीक है।
तो नंबर ऑफ पाई बॉन्ड आप देखेंगे कि बी में पाई बॉन्ड ही नहीं है, तो सबसे लीस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर जो होगा इसमें वो बी होगा, राइट। तो बी की स्टेबिलिटी सबसे कम होगी। ए एंड सी में आपको कंपेयर करना है, नंबर ऑफ 4 से बहुत आसान है, आप देख सकते हो नंबर ऑफ 4 से कंपेयर करोगे तो सी की स्टेबिलिटी ए से ज़्यादा आएगी। बताना जैसे कुछ नहीं है, क्योंकि ऑक्सीजन क्या होता है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। कार्बन पे -4 उतना स्टेबल नहीं होता है जितना कि ऑक्सीजन पे होता है, राइट। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या आएगा, सी, ए एंड बी, राइट। 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर क्वेश्चन आपको खुद से करना है। 25 नंबर क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि विच कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट, इसमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड का जो आरएस खींच दिया आपने वो कौन सा एग्जिस्ट नहीं करता है। एग्जिस्ट का मतलब होता है कि वही एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करना चाहेगा जो सबसे लीस्ट स्टेबल होगा, वो कभी नहीं बनना चाहेगा, अपने आप को कभी नहीं बनाना चाहेगा, ठीक है। तो आपको यही सिलेक्शन करना है। अगर हम मान लो इसको ए नाम दे दें, इसको हम बी दे देते हैं और इसको हम सी देते हैं, राइट। तो आपको यही सिलेक्शन करना है कि ए बी सी में से सबसे ज़्यादा कौन सा ऐसा स्ट्रक्चर है जो एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। एग्जिस्ट नहीं करता वो आपको बताना है। सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी तो आप निकाल ही लोगे, लेकिन कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो एग्जिस्ट नहीं करता है उसके बारे में आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में आपको ये लिखना है कि 25 का आंसर एक्चुअली आपको देना है, राइट। कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता है। अगले सेशन में हम क्या करेंगे कि जो JEE नीट में क्वेश्चन जनरली RS से पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं रोटेशन बैरियर को लेकर के, है ना। रोटेशन बैरियर से बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और रेजोनेंस एनर्जी से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। और ये भी कई बार पूछा जाता है कि समटाइम्स इट विल बी गिवन द RS, आपको बहुत सारे बड़े बड़े कंपाउंड दे दी जाएंगे, पूछा जाएगा कि हाउ मेनी RS विल बी पॉसिबल टू ड्रा, कितने RS आप इसके खींच सकते हो, कितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप इसके खींच सकते हो, वो सारी चीज़ें काफ़ी बार पूछी जाती हैं। तो नेक्स्ट सेशन में जो हम करने वाले बात JEE नीट के लिए, तो खासा हम इसी चीज़ पे ध्यान रखेंगे और मैं आपको ऐसा ट्रिक सिखाऊंगा जिससे आप बहुत आसानी से कितने पॉसिबल स्ट्रक्चर ड्रॉ होते हैं आप विद इन अ सेकेंड आप कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है। तो उसके लिए फास्टेस्ट ट्रिक हम सीखेंगे उस लेक्चर में, उस सेशन में जब भी हम आएंगे RS के। तो वन बाई वन सारे RS के जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल होते हैं, जो बनते हैं क्वेश्चन JEE नीट नेम्स में, जो भी क्वेश्चन आते हैं जैसे भी आते हैं, उन सबके वन बाई वन हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में, राइट। कोई भी क्वेरी हो, अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो या आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन के बारे में कमेंट कर सकते हैं, राइट। तो आज का सेशन हम यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।